हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉइल चैप्टर। एक ही वीडियो में हम सॉइल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे सॉइल के कितने टाइप हैं, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बस वही तो सॉइल क्या है ये सबको पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मृदा निर्माण, यानी कि सॉइल का जो बनने में क्या क्या कारक होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। सॉइल के निर्माण में फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? तो पेडोलॉजी क्या है? मृदा के निर्माण, वर्गीकरण और अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। सिंपल, अगर कभी कभी पूछ लेता है पेडोलॉजी क्या है, सिंपल कि सॉइल की जो साइंस है, सॉइल के निर्माण कैसा होता है, उसका वर्गीकरण क्या है ना, उसका अध्ययन है कैसे होता है ना, तो ये सब क्या है पेडोलॉजी में आता है। बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ जाता है तो वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसके मृदा के मुख्य कारक क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं, कि किस वजह से बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरेंट रॉक। मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ पे से अगर बारिश हो रही है, यहाँ पर पहाड़ पे से बारिश हो रही है यहाँ, तो बारिश होने के बाद जो पहाड़ है, पहाड़ की मिट्टी वगैरह जो होती है वो नीचे आती है, कंकड़ मिट्टी वगैरह जो नीचे आती है ना, या फिर नदी के थ्रू नीचे आती है। तो नीचे आने के बाद मैदान में जो है बाढ़ वगैरह आती है, तो इधर उधर सब में जो है कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह जो है इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद एक लेयर बना देते हैं, लेयर फॉर्म में बना देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं? मृदा कह देते हैं। तो यही तो मृदा है, यही तो मृदा है, सॉइल है। ठीक, तो ये पेरेंट्स रॉक जैसे, तो पेरेंट्स रॉक पे कैसे डिपेंड करती है। मान लीजिए पेरेंट रॉक, रॉक का जो है वो रेड कलर है, रेड कलर है, लाल कलर की रॉक है, पत्थर जो है लाल कलर का, तो इससे क्या होगा, मृदा भी तो लाल कलर की होगी ना। इसलिए जो है मृदा पेरेंट रॉक पे भी डिपेंड करती है। खनिज की संरचना क्या है उसके भी डिपेंड करती है, उसका टेक्सचर क्या है वो। दूसरी बात है क्लाइमेट, मौसम, तापमान क्या है, वर्षा हो रही है नहीं हो रही है। जैसे मान लो ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा सॉइल डिपेंड होगी ना, सॉइल जो है डिपॉजिट ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा नीचे से पत्थर कंकड़ वगैरह आएंगे, है ना, तो ज़्यादा होगी। ऐसे क्या है, वेदरिंग पे डिपेंड करती है मृदा का निर्माण। दूसरा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जैसे मान लो ढलान का एरिया है, जैसे ये ढलान का एरिया है, तो वहां पर मिट्टी की परत पतली होगी, है ना, घाटियों में मोटी हो सकती है, तो इस तरह से। अगला क्या है, फ्लोरा फोना, जैविक कारक हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करती है। फिर समय, कितना टाइम लग रहा है, टाइम तो लगता ही है ना। जैसे लेयर बन, बहुत सारी लेयर बनने में, जैसे मान लीजिए नदी के थ्रू बहुत सारा लेयर बनेगी, कई कई 100 साल, कई कई 1000 साल लग जाते हैं उसको निर्माण करने में, एक परत निर्माण करने में, मृदा के निर्माण में। तो उसकी वजह से भी क्या है, कारक होता है एक टाइम। तो इम्पोर्टेंट है, बट अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ पूछ लेता है कभी कोई कौन कौन से कारक नहीं है कि मृदा का निर्माण में, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सॉइल प्रोफाइल। मान लीजिए सॉइल कभी कभी पूछ लेता है, ये सॉइल है ना, ये सॉइल आपकी देख रहे हो, तो ये सॉइल के किस तरह की प्रोफाइल होती है वर्टिकली, मतलब जैसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, फिर उसके बाद ये कौन सी लेयर होती है, ये कौन सी लेयर। कभी कभी एक एक बात पूछ लेता है कि टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है सॉइल की, और बॉटम मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है। जैसे ओ हॉरिजन है, ऑर्गेनिक, तो सबसे ऊपरी परत जो है, ये वाली जो परत है, ये वाली जो परत है वो है ओ हॉरिजन, और ओ हॉरिजन सबसे ऊपरी परत है। ह्यूमस और जैविक पदार्थ है, पत्तियां, मृत जीव मौजूद होते हैं इसमें, ऊपर वाले जहाँ पर पत्ती वगैरह होती हैं, वो सॉइल के ऊपर वाली जहाँ पर पौधे वगैरह उगते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाली लेयर होती है ए हॉरिजन, टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है, ये सबसे उपजाऊ होती है, खनिज होते हैं इसमें, ह्यूमस होते हैं, छोटे पौधे, पौधे की जड़ें और जीव यहीं पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर जीव वगैरह, छोटे जीव जो हमारे कीड़े मकोड़े देखे होंगे, वो यहाँ पर इस वाली लेयर में, ए लेयर में रहते हैं। छोटे पेड़ पौधे भी रहते हैं। फिर ई हॉरिजन है ना, ई हॉरिजन में पानी की खनिज घुलकर नीचे चले जाते हैं, यानी कि लीचिंग। जैसे मान लीजिए पानी के साथ में जो है खनिज वगैरह होते हैं लेयर में, जो सॉइल में खनिज होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लीच करके नीचे आ जाते हैं, है ना। तो ये होता है ई हॉरिजन। फिर बी हॉरिजन होता है, तो ए और ई से आए हुए खनिज जो है, यहाँ से ए ऊपर वाली, यहाँ से और यहाँ से आए हुए खनिज वो बी हॉरिजन में जाके जमा हो जाते हैं, यहाँ पर इस वाले में जमा हो जाते हैं।
और बड़े पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो यहाँ तक आती हैं बी ओरिजिन तक, याद रखना, बी मतलब बड़ा, बी मतलब बड़ा, याद रखना, बी मतलब बड़ा। तो बड़े पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं बी ओरिजिन तक आती है। फिर सी ओरिजिन आ जाता है नीचे वाला। तो वेदर रॉक, मूल चट्टाने जो होती हैं, है ना, पेरेंट रॉक जो होती हैं कि टूटे हुए टुकड़े, यानी कि मृदा निर्माण का पहला चरण जो है वो यहां से होता है। फिर आर ओरिजिन, बेड रॉक्स, कमजोर, सबसे कठोर, बिना टूटे हुए मूल चट्टाने, यानी कि पेरेंट रॉक जहां पर ये टूटती नहीं है, बिना टूटी हुई चट्टाने होती है, वो यहाँ पर होती है। तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, बट हाँ इतना पता होना चाहिए, पहली वाली जो है सबसे टॉप मोस्ट सॉइल प्रोफाइल में क्या होती है, सबसे बॉटम में इतना पता होना चाहिए, है ना, बाकी कुछ जरूरत नहीं। अच्छा, सॉइल में बेसिकली सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सॉइल में कभी कभी पूछ लेता है क्या क्या चीज़ें, जैसे सबसे एयर जो है 25% एयर होती है, 5% जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं, 45% जो है मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स 45% होते हैं सॉइल में, जैविक पदार्थ ये बता दिया, वाटर जो होता है 25% होता है वाटर। तो ये चीज़ें है ना, मैंने बता दिया मृदा क्या है। फिर पेडोलॉजी क्या है, मृदा का निर्माण, बस सिंपल। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं हम वर्गीकरण। तो प्राचीन काल और भौतिक टेक्सचर के हिसाब से हम जो है सॉइल का वर्गीकरण, किस तरह से वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की, जैसे प्राचीन समय में वर्गीकरण पहले जो आता जा रहा है, पहले किस तरह से वर्गीकरण होता था सॉइल का, तो दो तरीके से वर्गीकरण होता था, टू टाइप्स, वन टाइप और सेकंड टाइप। पहले टाइप्स क्या होता है, उर्वरा, पहला बोलते थे उर्वरा, यानी कि जो उर्वरक होती थी, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, उसको क्या कहते थे, फर्टाइल सॉइल, इसी को उर्वरा बोलते थे। समझ में, ये तो इंपॉर्टेंट है, उर्वरा किसे बोलते हैं, जो फर्टाइल सॉइल है उसको उर्वरा बोलते हैं। देन उसके बाद आते हैं उसारा, ऊसर बोल देते हैं, या फिर उसारा इंग्लिश में उसारा, वैसे ऊसर हिंदी में बोलते हैं। ऊसर मतलब बंजर मिट्टी, है ना, इनफर्टाइल सॉइल, जो जैसे इनफर्टाइल मतलब जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उस पर फसल नहीं उगती, वो इनफर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल क्या है, उर्वरा, फर्टाइल सॉइल जिसमें पेड़ पौधे अच्छी तरह से उगते हैं उसे फर्टाइल। दो तरीके के इस टाइप के होते हैं। फिर टेक्सचर मतलब कण, कणों के आकार, कण क्या मतलब कि जो मृदा के जो कण होते हैं, है ना, ये इस तरह से कण होते हैं, ये मैंने ऊपर दिखाया है, ये जो कण है इस कण के हिसाब से जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो तीन चीजें, चार तरीके के कण होते हैं। तो एक तो सैंड, मृदा मतलब सैंड, सैंड मतलब सैंडी सॉइल क्या होती है, बड़े कण होते हैं जिसमें बड़े कण होते हैं, सैंडी, जैसे वो सैंड देखा होगा ना, घर से घर बनता है जिससे सैंड देखा होगा, रेत वगैरह जो नदी किनारे जो सैंड होती है, पानी नहीं रुकता है इसमें, है ना, पानी नहीं रुकता है, इसको सैंडी सॉइल बोलते हैं, बालुई मिट्टी, है ना। फिर उसके बाद सिल्ट, सिल्ट क्या होता है, मध्यम कण, नदी द्वारा लाया गया, इसमें थोड़ा सा मध्यम होते हैं, थोड़े बारीक होते हैं ना, सिल्ट बोल देते हैं। देन उसके बाद आते हैं चिकनी, क्ले, जो चिकनी मिट्टी, सबसे छोटे यानी कि फाइन कट, फाइन होते हैं, यहाँ पर देखिए क्ले, ये बहुत ही बारीक होते हैं, इसमें देखिए बारीक होते हैं, अत्यधिक बारीक कण होते हैं, अत्यधिक जल धारण करने की क्षमता होती है इसमें, मतलब इसमें पानी जो है वो हम बहुत ज्यादा धारण कर सकता है, ये अपने अंदर पानी अपने अंदर रख सकता है ना, ये हो गया, पानी सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। देन उसके बाद आता है ये चिकनी क्ले हो गया। फिर उसके बाद ये तीनों का कॉम्बिनेशन, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, दो मोटी यानी कि लूमी। उपयुक्त तीनों का आदर्श मिश्रण जो है वो क्या होता है, 50% सैंड, 50% सिल्ट और क्ले को जोड़कर कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। सर्वश्रेष्ठ कौन सी होती है, लूमी, लूमी सॉइल जो है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। ये देखिए, रेत, गाद और मिट्टी का आदर्श मिश्रण जो है कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, लूमी सॉइल। देन ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जा रही है, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार मृदा, जो कि क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर यहाँ से, 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई, 8 प्रकार की मृदा यानी कि सॉइल्स के टाइप्स कितने, 8 टाइप्स बताया है, कितना, 8 टाइप्स, है ना, किसने, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसका क्या काम है, एग्रीकल्चर पे रिसर्च करना, एग्रीकल्चर पे रिसर्च करना इसका काम है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में, कभी कभी पूछ लेता है 1929 में। ठीक है,
तो ये देखिए, ये मैप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ना। ये मैप है इंडिया का और इसमें सॉइल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल दिखाया गया। तो 8 तरह की सॉइल कौन कौन सी है? एक तो एलुवियल, जलोढ़ मृदा, जो कि 40 से 46% तक होती है। देन उसके बाद लाल और पीली, रेड एंड येलो। तो एलुवियल सॉइल कौन सी है? ये जो है यहाँ से यहाँ तक एलुवियल सॉइल है, ये येलो कलर की, यहाँ से देख लो, यहाँ से मैपिंग में देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली, ये देखिए, ये लाल 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 है ना, ये वाली। फिर काली ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है। लेटराइट, यानी कि लेटराइट मृदा कौन सी है? ये इधर वाली, ये कोने वाली, यहाँ छोड़ो थोड़ा, ये लेटराइट मृदा है। फिर मरुस्थलीय एरिड, एरिड कौन सी? ये मरुस्थलीय है। फिर सैलाइन क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा कौन सी है? ये जो किनारे पे है, जिसमें सैलाइन है, सैलिनिटी ज़्यादा है। फिर पीट दलदली, ये दलदली ब्लैक वाली, यहाँ से यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे, यहाँ से है ना। लेटराइट थोड़ी ऊपर है, ये इधर साइड में है, थोड़ा पता नहीं लग रही हो। पर्वतीय, ये फॉरेस्ट वाली यहाँ पर आ गई है ना। तो ये चीज़ आ गई। 8 तरह की सॉइल होती हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बताया। अब बात कर लेते हैं वर्गीकरण के 8 प्रकार की। ये तो मैंने बता दिया आपको पूरा, ये सेम ही है, थोड़ा मैपिंग तरीके से समझाने के लिए ये थोड़े 2 बार बना दिया है ना। अब सबसे पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल, एलुवियल मतलब जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ देखिए, आपने जैसे मान लीजिए पहाड़ पे से, ये पहाड़ है, पहाड़ पे से नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है। अब नदी पहाड़ पे से क्या है, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आ रही नदी है ना। नदी आते आते किनारे पे आते आते जो नदी बिल्कुल समुद्र में जाल से मिलेगी है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक लेयर बनाते हुए जाएगी। यहाँ चारों तरफ क्या है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर जो है वो लेके आएगी और एक लेयर बनाएगी। लेयर बनाएगी क्या मतलब, सॉइल बनाएगी है ना। देखा होगा ना, सॉइल बनाती है, जैसे हम कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है, मिट्टी गाद रेत वगैरह सब इधर उधर फैल जाती है, तो क्या आता है, वो क्या है, सॉइल ही तो बना जाती है। बहुत सारे समय के बाद वो है सॉइल बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, यही सॉइल जो ऊपर ये नॉर्थन रीजन में, जो यहाँ पर ये जो देखिए, ये जो रीजन है यहाँ पर जो पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो लगभग 43 से 46% भारत का हिस्सा जो है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के निक्षेपण से निर्मित होती है ना। यहाँ पर देखिए, हिमालय नदियां जो भी हैं द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होती है। लगभग भारत का 46%, 40 से 46% क्षेत्रफल इसका होता है, जो मैंने यहाँ पर मैपिंग में दिखा दिया। देन उसके बाद आगे बात करूं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एलुवियल सॉइल भी 2 तरह की होती है, एक होता है बांगर, ये बांगर है, और एक है खादर। ये खादर है और ये बांगर है ना, बांगर और खादर। बांगर क्या होती है, नवीन जलोढ़। खादर जो होती है नवीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया समुद्र से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर रेत लेके आ रही है, मिट्टी वगैरह सब आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नई तरीके से यहाँ पर सॉइल बनेगी, और ये जो होगी यहाँ पर, ये पुरानी सॉइल होगी। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले कौन सी आती है, बांगर ओल्ड, और ये खादर जो है न्यू। खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है, और बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है। सबसे पहली बात। अब नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेता हूं, इसमें किस किस की रिचनेस होती है। इसमें सबसे ज्यादा पोटास होता है, पोटास और कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस सबसे कम मात्रा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिच क्या, तो पोटास और चूना जो है वो, इसमें कैल्शियम और पोटास की प्रचुर मात्रा होती है। दूसरा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है वो कम होती है। क्रॉप्स इंपॉर्टेंट, गेहूं, धान और गन्ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा, ये जो रीजन है इसमें क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट फसल क्या होती है, गेहूं, धान, गन्ना वगैरह जो है इसमें सबसे ज्यादा होता है ना। तो मैंने बताया था, खादर क्या है, नवीन यानी कि न्यू एलुवियल, हर साल बाढ़ से नवीनकृत अत्यधिक उपजाऊ होती है। बांगर पुरानी ओल्ड एलुवियल होती है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसमें कंकड़ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक, फसल बता दी, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का वगैरह जो है इसमें ज्यादातर होती है। उसके बाद ब्लैक सॉइल की बात करता हूं मैं, है ना, ब्लैक सॉइल की बात कर लेता हूं।
ब्लैक मतलब काली मृदा, यहां देखिए काली मृदा। तो ये जो है काली मृदा कहां पर, दक्कन पठार में, दक्कन पठार डेक्कन प्लेटू में बनती है। ये देखिए ये डेक्कन प्लेटू है, यहाँ इस एरिया में बनती है डेक्कन प्लेटू में, है ना। तो डेक्कन प्लेटू में कई हजार साल पहले यहाँ पर डेक्कन प्लेटू ज्वालामुखी वगैरह होती थी, है ना। हजारियों लाखों साल पहले ज्वालामुखी फटती थी। तो इसका फटने के बाद इसकी जो भी धूल वूल होती थी, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह, वो एक इधर उधर सब में फैल गई, है ना। इधर उधर फैल गई तो एक लेयर बना दिया, लेयर बना दी, वो सॉइल हो गई। बहुत सारे, बहुत हजारियों साल लाखों साल बाद एक सॉइल बन गई। तो इसी को क्या है, ब्लैक सॉइल कह दिए थे, क्योंकि ब्लैक है वो। इसे रेगुर सॉइल भी बोल देते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोल देते हैं ना, है ना, इसको बोल देते हैं। ये समझिए। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, दक्कन पठार में ज्वालामुखी लावा यानी कि वेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से टूटने के बाद जो है, अन्य नाम क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, काली मृदा को काली कपासी, क्योंकि कपास की फसल इसमें सबसे ज्यादा होती है। कपास की फसल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सॉइल है, इसलिए कपासी फसल भी मिट्टी भी बोल देते हैं। फसलें कौन सी, कपास सर्वश्रेष्ठ, कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है, और गन्ना के लिए भी, है ना। अच्छा, इसका ब्लैक कलर क्यों होता है, ब्लैक कलर होता है टेटनीफेरस, टेटनीफेरस की वजह से, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका ब्लैक कलर होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए खनिज जो पाया जाता है इसमें, इसलिए जो है इसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है ना। और दूसरी बात ये स्वतः जुताई की खासियत, गीली होने पर चिपचिपी और अभेद हो जाती है, नमी रोकने की क्षमता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक है इसमें, है ना। नमी रोकने मतलब पानी अगर इसमें आ जाए तो सबसे ज्यादा जो है पानी रोक सकता है इसमें, है ना। सूखने पर इसमें अगर सूख गई है ऐसी, इस तरह से दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन गहराई तक जाती है, नीचे तक जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लगिंग भी बोल देते हैं। सेल्फ प्लगिंग यानी स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये गीली मृदा है, जब पानी इसमें बरसता है तो बाद में सूखने के बाद ही इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, नीचे की मृदा ऊपर आ जाती है, ऊपर की मृदा नीचे चली जाती है ना, क्रैक पड़ते हैं, तो एक तरह से जुताई हो जाती है ना, सेल्फ प्लगिंग हो जाती है। सूखने पर इसे गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर तक चली जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब दूसरी बात, रिच किस्म होती है आयरन में, आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और पुअर किस्म होती है नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें कम होता है, जैविक पदार्थ भी कम होते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन है, कपास और गन्ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पर देख ली, ये जो एरिया है रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा के क्षेत्र में ये कहाँ पाई जाती है। इसमें आयरन जो है, क्या आयरन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका रंग जो है लाल होता है, रेड होता है। देखा होगा जो आयरन होता है वो जंग लग जाता है तो एक तरह से लाल हो जाता है ना, तो उसी तरह से तो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। अगर उसमें वाटर यानी कि हाइड्रेशन, जल योजन, उसमें वाटर मिला दिया जाए, बहुत समय के लिए वाटर मिल जाता है तो वो पीली बन जाती है, जल मिलने पर इसका रंग जो होता है पीला हो जाता है, इसलिए पीली मृदा भी इसको कह देते हैं। लाल और पीली मृदा दोनों हो जाती है, सही है। मतलब वैसे रंग लाल होता है, अगर पानी वगैरह मिलता है तो इसमें ये पीला रंग आ जाता है ना, इसको इसीलिए मैंने कहा ये जो है। और लाल रंग जो है किसके लिए, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है ना। ये देखिए लोहे के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर वाटर आ जाता है पीला रंग हो जाता है, हाइड्रेशन के कारण, है ना। ओके, चलो यहां तक देखिए। अब इसका निर्माण कैसे होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक से टूटने से, रॉक्स वगैरह ये रॉक है उससे टूट रही हैं, और दक्कन के पठार के पूर्व में दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु में विस्तार होता है ना, वहां तक मैंने बता दिया। ये
कहाँ तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा एरिया में पाई जाती है। सही। अभी इसमें रिच कौन सा होता है, आयरन सबसे ज़्यादा होता है, मैंने कहा आयरन की वजह से ये रेड कलर हो रहा है। उसके बाद पुअर किसमें, नाइट्रोजन में पुअर होता है, फास्फोरस में कमी होती है, ह्यूमस भी इसमें कम होता है। क्रॉप्स, मोटे अनाज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें होते हैं, और मूंगफली वगैरह वो है इसमें उगती है ना। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, पहली बात कम उपजाऊ होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सिंचाई और उई और उर्वरक की मदद से मोटे अनाज, यानी कि अगर मतलब हम उर्वरक वगैरह डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो इसमें अनाज वगैरह ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू वगैरह उगाई जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यही है ना। फिर लेटराइट की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, याद रखें, वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, केरल यहाँ पर आ गया है ना। वेस्टर्न घाट नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी पाई जाती है, और ये इधर साइड में भी पाई जाती है ना। तो लेटराइट का मतलब क्या है, लैटिन शब्द है लेटर, लेटर मतलब ईट से उत्पत्ति हुई है, लेटराइट मतलब ईट, ईट से उत्पत्ति होती है, सूखने पर यह ईट की तरह कठोर हो जाती है। अगर ये सूख ली जाए, इसको सूखने के बाद इसे ईट की तरह कठोर हो जाती है, इसलिए इसे लेटराइट यानी कि ईट वाली मिट्टी भी कह देते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा बारिश जब होती है, इंटेंस, जब इंटेंस अगर मतलब रेन होती है, बारिश ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन नीचे चले जाते हैं, लीच हो जाते हैं, लीचिंग हो जाते हैं, इसको लीचिंग बोलते हैं। मैंने बताया था ना, अगर मृदा में से न्यूट्रिशन लीच करके नीचे पहुंच जाए तो उसको लीचिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर ऊपर वाली जो लेयर है उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता, तो इसको लीचिंग हो जाता है। अगर लीचिंग हो जाती है, न्यूट्रिशन बह जाते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग, है ना। समझ में आ गई। जब लीच हो जाती है तो आयरन और एल्यूमिनियम ही बचता है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ही बचता है ना। इसका ओरिजिन क्या है, नाम की उत्पत्ति लैटिन भाषा मैंने बता दिया, है ना। तो इसकी शर्तें क्या है, उच्च तापमान, टेम्परेचर ज़्यादा हो, अधिक वर्षा होती है इस एरिया में, है ना। जैसे पश्चिम घाट मेघालय वगैरह जो मैंने बताया, ये देखिए पश्चिम घाट मेघालय वगैरह, ये इसमें ज़्यादा वर्षा होने के कारण ये जो न्यूट्रिशन जो है वो लीच होकर नीचे पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या रह जाता है, केवल और केवल चूना और सिलिका वगैरह जो है इसमें रह जाता है, नीचे पहुंच जाते हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें रिच कहाँ है, आयरन और एल्यूमिनियम में तो रिच है, लेकिन पुअर किसमें, नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस, सभी मुख्य पोषक तत्व की कमी हो जाती है। आ रही समझ में। जब कमी हो जाएगी तो ये फर्टिलिटी इसकी कम हो जाएगी, समझ में आ गई। तो भारी बारिश के कारण जो है में उपजाऊ तत्व जो घुलकर नीचे चले जाते हैं, सूखने पर यह मिट्टी ईंट की तरह बेहद कठोर हो जाती है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं, बागानी फसल होती हैं, सर्वश्रेष्ठ है काजू, कॉफ़ी, चाय, रबड़, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसलें जो है यहाँ पर होती हैं, और इसमें जो भी फसल करने के लिए उर्वरक, भारी उर्वरक की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, तभी इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। सही। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मरुस्थलीय यानी कि एरिड सॉइल। एरिड मतलब मरुस्थलीय, उच्च तापमान, कम वर्षा वाले क्षेत्र में वायु द्वारा निक्षेपित। तो मरुस्थलीय यानी कि आपने राजस्थान वगैरह जो एरिया है वो देखा होगा, डेजर्ट सॉइल जैसे बोल देते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी बोल देते हैं, कहाँ पर पाई जाती है, ये देखिए राजस्थान वगैरह गुजरात एरिया में जो है वो ये पाई जाती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा कम होती है ना, उस क्षेत्र में क्या है, ये मरुस्थलीय यानी कि एरिड सॉइल पाई जाती है। बालुई सैंडी लेयर बना देती है, कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, ये देखिए कंकड़ है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, तो इसमें रिच जो है लवण यानी कि सॉल्ट सबसे ज़्यादा रह जाती है, और फास्फेट सामान्य मात्रा में इसमें ज़्यादा होता है, बाकी पुअर, नाइट्रोजन, ह्यूमस जो है वो कम होती है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है, बाजरा, जौ, ये वगैरह जो मोटे अनाज होते हैं उसमें हो जाते हैं, है ना। ये देख लीजिए, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें पता लग जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं सेलाइन या फिर एल्काइन यानी कि ऊसर मृदा या फिर क्षारीय मृदा, ऊसर या फिर क्षारीय मृदा।
चलिए, इसमें ये इनफर्टाइल होती है, पहले तो बात समझ लो, ये इनफर्टाइल सॉइल होती है। पहले यहाँ देख लेते हैं, ये जो है वो भी इसी एरिया में पाई जाती है। सैलाइन और एल्काइन सॉइल जो है, दोनों मैं बात करूँ, सैलाइन और एल्काइन सॉइल जो है वो यहीं पर पाई जाती है। तो इनफर्टाइल होती है, इसको कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें जिप्सम की मात्रा मिलाई जाती है, बनाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, सही है। और ये जो है सफेद नमक की परत जो है, सफेद नमक की परत ओवर इरिगेशन ब्रिंग्स सब टेरियन सॉल्ट टू द सरफेस। तो ये ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, है ना, ज़्यादा इरिगेशन की वजह से ये सब टेरियन सॉल्ट जो है इसके ऊपर फैल जाती है, सही है। तो इसमें रिच किसमें होती है, सोडियम में रिच होती है, पोटेशियम में, और मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा मात्रा में, प्राचुर मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन और कैल्शियम जो है वो कम मात्रा में होता है, पुअर होता है। उसके बाद आते हैं पीट और पर्वतीय। पीट, जैसे पीट की बात करूं, पीट और पर्वतीय, ये पर्वतीय जहां पर्वत है ना, और पीट जो है इधर साइड में, ये थोड़ा थोड़ा पीट होती है, पीट सॉइल। पीट और दलदली, यानी कि पीट और दलदलीय मृदा है, यानी पीटी और मार्शी सॉइल। भारी वर्षा होती है और नमी बहुत ज़्यादा होती है, क्षेत्र में पाई जाती है। जलमग्न होने के कारण ये दलदली भी होती है। तो ये दलदली यहाँ पर, ये क्योंकि पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है ये एरिया में, जिसकी वजह से क्या है, भारी वर्षा और नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या, जलमग्न एरिया होता है, इस तरह से एरिया रहता है, देखा होगा आपने। तो उसको दलदली मृदा भी कह देते हैं। अत्यधिक जैविक पदार्थ होते हैं, 40 से 50% जो है ह्यूमस होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, पोटाश कम होता है, फॉस्फेट भी कम होता है। उसके बाद पहाड़ी मृदा की बात कर लेता हूँ। ये जो पहाड़ पे होता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो गया, फिर उसके बाद ऊपर जम्मू कश्मीर एरिया में, यहाँ पर क्या, फॉरेस्ट माउंटेन मृदा यानी कि फॉरेस्ट सॉइल होती है। पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है, अत्यधिक अम्लीय एसिडिक बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपरी ढलानों पर परत पतली होती है, जबकि घाटियों में फर्टाइल होती है। नीचे जो घाटी होती है इधर साइड में वो फर्टाइल होती है, ऊपर फर्टिलिटी कम होती है यहाँ पर। फसलें कौन कौन सी होती है, बागवानी फसलें, जैसे सेब हो गया, चाय हो गया, या फिर मसाले वगैरह जो बहुत हो जाते हैं इसमें फसलें, है ना। फिर उसके बाद पोटाश की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, और लाइम चूना की भी मात्रा और नाइट्रोजन इसमें कम होता है। तो ये मैंने बता दिया। एरिड सॉइल हमने अभी पढ़ा, है ना, एरिड, पश्चिमी राजस्थान, खजूर वगैरह, बाजरा वगैरह यहाँ पर बहुत होता है। और लवड़ी सैलाइन सॉइल जो है, जिसे उसारा भी बोल देते हैं ना, क्षारीय मृदा भी बंजर होती है ये ज़्यादातर। पीट यानी कि दलदली मृदा कहाँ होती है, अम्लीय होती है, ह्यूमस और अत्यधिक मात्रा में सुंदरवन एरिया में। ये सुंदरवन एरिया में कहाँ पर, सुंदरवन, ये जो डेल्टा वगैरह जो एरिया होता है इसमें पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है हमेशा। पर्वतीय मैंने बता दिया, फॉरेस्ट वाला, और फॉरेस्ट हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ढलानों पर पतली होती है, और नीचे बर्फ से ढके क्षेत्र में अम्लीय यानी कि एसिडिक होती है, और ह्यूमस कम होती है, घाटियों में उपजाऊ होती है ना। तो भारतीय मृदा की सामान्य समस्या क्या है कि देखिए, नाइट्रोजन की भारी कम होती है, दूसरी बात फास्फोरस की भी कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है, ये सब यह है इंडिया में इसकी कमी है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। देखिए, जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी भारत, डेल्टा एरिया में। उसके बाद प्रचुर मात्रा पोटास और चूना होता है, कमी होती है एन और पी, है ना। मुख्य फसल है गेहूँ, धान और गन्ना। काली मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है, लोहा एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, एनपी और ह्यूमस जो है वो कमी होती है, और कपास और गन्ना इसमें इंपॉर्टेंट फसलें हैं। लाल और पीली पूर्वीय प्रादीप, है ना, लाल पीली लोह ऑक्साइड की मात्रा प्रचुर होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस वगैरह जो है इसमें कमी होती है, मोटे अनाज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लेटराइट मैंने बताया पश्चिमी घाट, मेघालय वगैरह में। लोहा और बॉक्साइड इसमें मात्रा में ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह जो है इसमें कमी होती है। काजू, चाय, कॉफ़ी वगैरह इसमें जो है वो फसलें मुख्य फसलें हैं, प्रमुख फसलें हैं। मरुस्थलीय राजस्थान में हो, ज़्यादातर राजस्थान एरिया में ये लवण और फॉस्फेट जो है इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है इसमें कमी होती है। बाकी बाजरा और जौ जो है इसमें मुख्य फसल होती है। तो ये हमने पढ़ लिए, ये भी सेम ही है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ लेना।
चलिए, तो इसीलिए जैसे मान लीजिए लगभग सभी भारतीय मिट्टियों में क्या है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भारी कमी होती है। इस यही कारण भारतीय कृषि में यूरिया और डीएपी फर्टिलाइजर का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, एनपीके की कमी होती है, इसलिए यूरिया और डीएपी की मात्रा हम यूज करते हैं, है ना। अब एक बार को मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। कपास के लिए बेस्ट, कपास और गन्ने के लिए जलोढ़ मृदा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उर्वरक होती है। गेहूँ धान के लिए काली भी मृदा चल जाती है और जलोढ़ मृदा भी होती है इसमें ज़्यादा। और मैं बात करूँ चाय कॉफ़ी के लिए लाल मृदा भी चल जाती है ना। फिर मोटे अनाज के लिए भी लेटराइट मृदा में हो जाती है और इसमें पीट। फिर उसके बाद है मैंग्रोव या फिर धान ड्राई सीजन के लिए लाल पीली मृदा। तो इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्विक रिवीजन एक बार हम समझ लेते हैं, ये देख लेना उसमें। और यहाँ देखो सर्वाधिक क्षेत्र जो है जलोढ़ मृदा बता दिया। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? खाद और बांगर। स्वतः सेल्फ प्लगिंग के लिए काली मृदा होती है। ईंट से बनने में उपयोगी कौन सी है? लेटराइट मृदा। काले रंग का कौन सी होती है? किसकी वजह से काला रंग होता है ना? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग होता है काली मृदा में। लाल रंग का कारण क्या? आयरन ऑक्साइड होता है। नमक का ऊपर आना क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। अगर वो नीचे से ऊपर आता है लीचिंग क्या बोलते हैं? का परिणाम लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। ठीक, एग्जाम के लिए अलर्ट पूछ लेते हैं जरा। ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने वैज्ञानिक भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। इंपॉर्टेंट है। 1929 में इसका मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, याद रखना। भारत की मिट्टियों में किन 3 तत्वों की सार्वभौमिक यह कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस का P और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें सबसे ज़्यादा कमी होती है। बट ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉइल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इसकी PDF मैं विकास राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। भाई कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और इस टेलीग्राम का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।